Hello students, today we are going to discuss about the France becomes a constitutional monarchy. Okay, in previous video we have discussed about the outbreak of the revolution. In that video we have discussed how the people of France revolt against the monarchy system. Okay, now the topic is constitutional monarchy. हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे लोग वहाँ के फ्रांस के रिवॉल्ट करते हैं और मोनार्की सिस्टम को यानी राजा की पावर को कम कर देते हैं थ्रू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है और अब फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? मोनार्की आप समझते ही हैं, मोनार्की का मतलब होता है वेयर द रूल ऑफ किंग एंड क्वीन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ किंग और क्वीन वुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जहाँ पर राजा की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाएगा, उसकी पावर को कम किया जाएगा, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स सी हाउ इट बिकम। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द मोनार्क्स पावर। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द मोनार्क पावर एंड इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑल द पावर्स इन वन पर्सन हैंड असाइन देम टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग रोल ऑफ फिलोसफर्स की बात कर रहे थे तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, वहाँ पर उन्होंने पावर, डिवीज़न ऑफ पावर की बात की थी। तो वो डिवीज़न ऑफ पावर था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उस डिवीज़न ऑफ पावर में ये था कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, पावर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लेजिस्लेचर के थ्रू, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर who make the law, executive who implement the law, judiciary who solve the disputes. Okay, अब इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ओके, नाउ दस फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसी के अकॉर्डिंग अब फ्रांस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब समझ ही गए आप। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड लॉ मेकिंग पावर नेशनल असेंबली। अब जो लॉ मेकिंग की पावर है वो नेशनल असेंबली के पास होगी, क्योंकि किंग की पावर तो अब लिमिट कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया उसको। नाउ सिटीजन्स वोटेड इलेक्टर्स हु चूज असेंबली। अब फ्रांस के जो जितने भी सिटीजन्स हैं, दोज हु आर इलेक्टर्स हु चूज असेंबली, जो फ्रांस के सिटीजन्स हैं उसमें से इलेक्टर्स होंगे और वही असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे, वही असेंबली फॉर्म करेंगे। एंड वोटिंग राइट्स, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वोटिंग राइट किसको था? वोटिंग राइट सिर्फ वहाँ पर मेन को था। वोटिंग राइट नॉट ऑल सिटीजन, फ्रांस के सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं था। Only men above 25 years pay taxes equal 3 days of a laborer's wage given status active citizen। अब एक्टिव सिटीजन का क्या रोल है? एक्टिव सिटीजन कौन थे? ओनली men above 25 years, जो 25 ईयर या 25 ईयर से अबव थे वो लोग एक्टिव सिटीजन में आते थे। और उसके साथ साथ एक ये कंडीशन भी थी, दे हैव टू पे द 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, मतलब 3 दिन का जो लेबर्स का वेज होता है उसके बराबर वो टैक्स पे कर रहे होंगे, तभी वो they would be entitled to vote, मतलब उनको वोटिंग राइट तभी मिल पाएगा। ओके, एंड दे वुड बी नोन एज एक्टिव सिटीजन। और बाकी सब पैसिव सिटीजन में आएंगे, अदर्स जो है पैसिव सिटीजन कहलाएंगे। पैसिव सिटीजन मीन्स द मैन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज एंड द वुमेन, चिल्ड्रेन एट्सेट्रा। ओके, they would not be eligible for voting. Now remaining men and all women passive citizens. To qualify elector and member of assembly, a man belong highest bracket of taxpayer. अब यहाँ पर ये बात देखने वाली होगी कि जो इलेक्टर्स थे, जो हमारे जो असेंबली का फॉर्मेशन करने वाले लोग थे, तो इसमें जितने भी वोटर्स थे 25 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी लोग थे या इससे ज़्यादा एज के जो लोग थे, इसमें से जितने भी मेन थे, इसमें जो हमने अभी बात कही थी कि 3 days ऑफ टैक्स की बात की थी, 3 days ऑफ लेबर्स वेज, तो इससे ज़्यादा अगर कोई टैक्स पे करता था, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होते थे वो इलेक्टर्स होते थे और या मेंबर होते थे असेंबली के। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने वाले क्या होते थे? इलेक्टर्स होते थे या तो असेंबली के मेंबर बनते थे अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे जो जितना टैक्स पे करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिलेगी। क्लियर?
आगे देखते हैं कि एक्चुअली में इसका जो वोटिंग सिस्टम था वो कैसा था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का, ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन की बात कही गई है। तो इनके क्या क्या राइट्स थे। राइट्स में जैसे कि हम लोग आपकी बुक में होगा, आपके सामने अगर बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि देयर वुड बी राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट। नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट का मतलब ये होता है कि ऐसे राइट्स जो आपको बचपन, यानी कि जैसे कि आपको राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, तो ये नेचुरल राइट है। और इनअलाइनेबल का मतलब जो राइट आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, दैट इज़ इनअलाइनेबल राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में बात कही गई है। स्टार्ट्स विद क्लेमिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज प्रोटेक्ट नेचुरल राइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ फ्री ओपिनियन एंड स्पीच एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल राइट के बारे में भी आप लोगों ने सुना। नेचुरल राइट वो राइट होता है जैसे राइट टू लाइफ, वो आपका नेचुरल राइट है, आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने से मतलब कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज़ इनअलाइनेबल राइट, मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता है। सॉवरेन पावर रेस्ट विद पीपल। सॉवरेन जानते ही हैं आप कि जहाँ पर किसी भी अदर का इंटरफेरेंस ना हो, वही सॉवरेन पावर। जैसे हम फ्रांस की गवर्नमेंट में किसी भी बाहर किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज़ सॉवरेन पावर। एंड द लेजिस्लेटिव पावर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। जो लेजिस्लेटिव पावर हो, जो लॉ बनाता है, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे प्रीएम्बल बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ वोटिंग। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पर वोटिंग का डिज़ाइन कैसा था, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, कैसे नेशनल असेंबली बनेगी, इलेक्टर्स कौन होंगे, किंग का क्या रोल होगा, जुडिशरी कैसे होगी, तो पैसिव सिटीजन्स कौन थे, एक्टिव सिटीजन्स कौन थे। जस्ट हैव अ लुक हियर, वी कैन सी एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन दोज हु वर इंटाइटल्ड टू वोट, देयर पॉपुलेशन वाज नियर अबाउट 4 मिलियन। इनकी पॉपुलेशन लगभग 4 मिलियन थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 25 साल से ऊपर थे, 25 ईयर्स ऑफ एज, या और जो तो 3 डेज़ का वेजेस, लेबरस वेज जो टैक्स पे करते थे, वही एक्टिव सिटीजन थे। ओनली मेन, नॉट वुमेन, और रेस्ट ऑफ देम वर पैसिव सिटीजन्स। इनके अलावा जितने भी थे वो सब पैसिव सिटीजन थे। नो वोटिंग राइट्स इंक्लूडिंग पुअर मेन, एवरी वुमेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। मतलब कि 25 ईयर से कम, पुअर मैन और जितने भी वुमेन थे वहाँ की, उनको एज अ पैसिव सिटीजन देखा जाता था, इनको वोटिंग राइट नहीं था। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव सिटीजन में जो लोग, जो पॉपुलेशन थी एक्टिव सिटीजन की, एक्टिव सिटीजन में जितने भी मेंबर्स थे, इसमें से जितने हाईएस्ट टैक्स पेयर थे वो इलेक्टर्स बने। क्या बने? इलेक्टर्स। इनकी पॉपुलेशन थी लगभग 50,000। कितनी? 50,000। 50,000 वर इलेक्टर्स। ये वही लोग थे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे इसमें से, एक्टिव सिटीजन्स में से। अब इस 50,000 में भी कुछ ऐसे थे जो वो इसमें से वोट देंगे किसको? जो नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे। इसमें से वही लोग वोट करेंगे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे, और उनको वोट करेंगे जो इसमें 746 मेंबर थे। ठीक है, नेशनल असेंबली में ये वही मेंबर्स थे जो इसमें से हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने वाले ही मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली बनते थे। ठीक है, अब इसमें से नेशनल असेंबली से मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारे कंट्री में जैसे आप देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है, उसमें से मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली से। इनका जो नेशनल असेंबली का जो कंट्रोल है वो किंग पर होता है और मिनिस्ट्री पर होता है। नेशनल असेंबली पूरा लुक आफ्टर करती है पूरे सिस्टम को। ठीक है, किंग के पास वीटो पावर होता है। किंग के पास वीटो पावर का मतलब कैसे? जैसे कि नेशनल असेंबली ने कोई प्लान किया, कोई एक्शन प्लान तैयार किया, कोई डिसीजन लिया, तो उस पर किंग क्या होता है, उसको एक अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल देनी होती है बस। लेकिन इसमें एक बात यह है कि सारे लोग जो डिसीजन लेंगे वही बात मानी जाएगी। जैसे हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का रोल होता है, आप प्रेसिडेंट का रोल जानते हैं क्या है, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास में। तो उसी प्रकार से किंग का रोल यहाँ पर था, वीटो पावर, उसको इतनी पावर थी। किंग पर किसका कंट्रोल होता था? नेशनल असेंबली का। किंग और मिनिस्टर्स पर भी नेशनल असेंबली का कंट्रोल होता था। और ये जो जज का जो इलेक्शन होता था, या जज का जो सेलेक्ट किया जाता था, वो एक्टिव सिटीजन ही इसको इलेक्ट करते थे। जज को इलेक्ट करने वाले कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन समझ ही रहे हैं आप लोग कौन है? क्लियर? सो दिस वाज द
system of voting. Clear? Now next we can see रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स. आपके बुक में ये सारे सिम्बल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. पॉलिटिकल सिम्बल्स का यूज़ क्या था? एक्चुअली द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write, as actually they were not able to read and write because they were not educated, they were not literate. So images and symbols were frequently used instead of printed words. एज वी कैन से कि लिखने की जगह वो लोग सिम्बल्स का यूज़ करते थे, सो दैट एवरी पीपल कुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट दे वांट टू टेल. ओके, सो दैट्स वाई दिस सिम्बल यूज एज डिस्क्राइबिंग few things. Okay, you can read and understand what the political symbols want to tell. Understand? So after this we can say, हम लोग ये इसके बाद एबोलिशन ऑफ मोनार्की पढ़ेंगे. जैसे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि राजा तो रहता है लेकिन उसकी पावर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट कर दिया जाता है, कंट्रोल. लेकिन किंग को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती. मतलब भाई कोई भी हो उसकी पावर छीन ली जाएगी तो उसको अंदर अंदर वो कुछ तो फील होगा. तो उसने जो क्या किया, अंदर अंदर वो एक प्लान तैयार करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा. वो पर्सिया के राजा से मिल करके कुछ प्लानिंग करने लगा. ठीक है, तो ये बात नेशनल असेंबली को पता चल जाती है. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मोनार्की सिस्टम एबॉलिश होता है, एबोलिशन ऑफ मोनार्की. ठीक है, कैसे ये एकदम से मोनार्की खत्म हो जाती है फ्रांस में. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट इट. इन दिस वीडियो व्हाट यू हैव स्टडीड, जस्ट यू मेक नोट्स एंड प्रिपेयर द क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.